हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, हर संडे दोपहर 12 बजे हम लोग मिलते हैं वीकली। जो भी आप लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करने के लिए। तो ये वही क्लास है, आप फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ परचम क्लासेस के साथ। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024 के ये करंट अफेयर होने वाले हैं और बहुत क्विक रिवीजन हम आपको समराइज करवा रहे हैं। जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा था उसकी समरी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स की ये क्विक रिवीजन क्लास है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहली क्लास डेज के लेके चलते हैं। देखो, पूरा हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। आपको पता है चैत्र का महीना बिल्कुल नव वर्ष की तरह मनाया जाता है और सेलिब्रेटिंग अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग नामों से इनको मनाया जाता है। फसलों को काटा जाता है, नई नई फसलों का स्वागत किया जाता है। जैसे आप देखोगे, कहीं पे इसको बैसाखी, तो कहीं पे इसको बिखोती, तो कहीं पे इसको नावरे के नाम से जान रहे हैं, है ना। उत्तराखंड में इसको बिखोती कहते हैं, पंजाब में इसको बैसाखी कहते हैं, यहाँ नवरत कहते हैं। इधर महाराष्ट्र के अंदर इसको चैती चांद कहते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के पास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में इसको छेती चांद कहते हैं, कहीं पे इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, कहीं उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में इसको विशु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं असम के अंदर बिहू मनाया जा रहा है, बंगाल के अंदर पोइला बोशाक मनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इनको अलग अलग जगह पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कहाँ पे किसको क्या नाम देते हैं देख लेते हैं। अलग अलग रीजन में 2 दिन के लिए ये सब कुछ सेलिब्रेट होता है। पंजाब में वैसाखी की तरह सेलिब्रेट होता है, केरला में विशु की तरह, वेस्ट बंगाल में पोइला बोईशाख की तरह। ठीक है, असम के अंदर बोहाग बिहू, 3 तरीके का बिहू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें से एक है बोहाग बिहू। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर इसको पुथांडू के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के अंदर महा बिशुबा या पाना संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये सब अलग अलग स्टेट्स में हम इन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को किस किस नामों से पुकारते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। फिर उसके बाद जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस होता है और इसलिए हम उसको इक्वालिटी डे के रूप में मनाते हैं, समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि BR अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए, महिलाओं की इमेंसिपेशन के लिए, कास्टिज्म से लड़ने के लिए बहुत सारे बदलाव जो हैं किए हैं। और आपको पता है हमारे संविधान को बनाने में भी इनका अहम रोल रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे के रूप में मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में महू के अंदर हुआ, जो मध्य प्रदेश का एक जो मध्य प्रदेश के अंदर एक एरिया पड़ता है। ठीक है, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए कुछ और खास बातें अगर हम करें तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931-32 के अंदर जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, तीनों के अंदर ही इन्होंने भागीदारी निभाई, तीनों को ही पार्टिसिपेट किया। 1932 में महात्मा गांधी के साथ इनका पूना पैक्ट होता है। फिर हिंदू कोड बिल के साथ ये काफ़ी समर्थन में नहीं थे, क्योंकि ये महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते थे, हर तरीके के सक्सेशन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, हर तरीके के राइट्स महिलाओं को दिलवाना चाहते। तो हिंदू कोड बिल पे ये एग्री नहीं हुए और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था कैबिनेट से 1951 में। ठीक है, फिर ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, इनका जो मेमोरियल है मुंबई में चैत्य भूमि के नाम से है, मुंबई में चैत्य भूमि के नाम से इनका मेमोरियल है, इनका यादगार स्मृति चिन्ह है वहां पे। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इनके द्वारा बनाई गई? 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जर्नल्स कौन कौन से लिखे? मूक नायक, वेरी इंपॉर्टेंट, मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में। बुक्स कौन कौन से लिखी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये सब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि होता क्या है, जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल्स टू hv, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और V का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो H V नहीं, H म्यू होता है ये। ठीक है, V तो वेलोसिटी होता है, H म्यू यानी फ्रीक्वेंसी। H की जो वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको कहते हैं, वो 4.14 है।
ठीक है। और इसीलिए आप देखो 14 और 4 यानी 14 ऑफ अप्रैल को हम वर्ल्ड क्वांटम डे मनाते हैं, जिसकी वजह से एटम पार्टिकल्स की दुनिया के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र हो सका, क्वांटम मैकेनिक्स सक्सेसफुल हो सकी। ठीक है। और नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो भी भारत के अंदर चल रहा है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, जिसको 19 अप्रैल 2023 में अप्रूवल मिल गया था। और 8 साल के पीरियड में इतने सारे रुपए, इतना सारा आउटले जो है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में भारत भी लगा रहा है। इसके बाद जो 14 अप्रैल है, एक और तरीके से मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे 2024 का जो थीम था वो क्या है? ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टीवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ठीक है। तो ये थीम थी 2024 वाली। 15 अप्रैल को, सॉरी 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इसको 2012 में सेलिब्रेट किया गया था। किसकी खुशी में मनाते हैं इसको? बर्थडे है ये किनका? लियोनार्डो डा विंसी का। ये कौन है जिन्होंने ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है। 2024 की थीम क्या है? ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टीवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। तो 2015 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि एक प्रोविंस की तरह हिमाचल जो है वो आजाद होता है। आप कह सकते हैं 1948 में हिमाचल प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ प्रोविंस फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ 30 erstwhile प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उन प्रिंसली स्टेट्स में से एक प्रिंसली स्टेट हिमाचल प्रदेश जो कभी था, जहां राज रजवाड़ों का राज होता था, ये एक प्रोविंस की तरह क्रिएट किया गया था 1948 में। और 15 अप्रैल को हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे के रूप में मनाया जाता है, बिकॉज 1971 25 जनवरी को इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है। कंप्लीट स्टेट का फुल स्टेटहुड इनको मिल गया था और ये 18th स्टेट इंडिया के बन गए थे। इनके गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। स्टेट स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। रामसर वेटलैंड्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे चंद्रताल वेटलैंड है, पोंग डैम लेक है, रेणुका वेटलैंड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, जिसको 2014 में दर्जा मिला। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जिसको कालका शिमला रेलवे 2008 में ये दर्जा मिला। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया क्या है? एक बीमारी है जिसके अंदर आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, रक्त बहता रहता है। अगर कोई घाव लग जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, उसको हीमोफीलिया की बीमारी कहते हैं। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है। और ये एक इनहेरिटेंस से आता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। थीम क्या है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मतलब कि इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, जो भी बीमारियों को इलाज किया जाएगा इक्विटेबल तरीके से किया जाएगा, और जितनी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनका इलाज किया जाएगा। 1989 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाना शुरू किया था किसने? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने, इन द ऑनर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया फाउंडर फ्रैंक शिनेबल्स बर्थडे। ठीक है। इनका बर्थडे है, जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया को फाउंड किया, स्थापना की, उनके ही जन्म दिवस पे 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाते हैं। यहां मैंने बताया एक हेल्दी सेल में क्या होगा? नॉर्मल ब्लड वेसल ऐसा होगा, अगर आपका घाव लग जाता है तो ये अपने आप क्लॉट हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया अगर है तो ये इनएबिलिटी टू क्लॉट है, क्लॉट नहीं हो पाता है, यानी विटामिन के की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, आपका ब्लड रुक नहीं पाता है, तो इस वजह से हीमोफीलियन डिसऑर्डर उसको कहा जाता है। फिर 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के रूप में भी इसको मानते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इस साल की ये थीम है। ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ने वर्ल्ड हेरिटेज डे 1982 में सेलिब्रेट करना शुरू किया था। 1982 में इसे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। ये सारे डेज की बातें थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स वगैरह अगर चाहिए, जो भी हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ से अगर आपको चाहिए, तो आपको वो पीडीएफ परचम टेलीग्राम पे मिलेगी। आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जो मंथली सवाल की जो बुक है, जिन स्टूडेंट्स को ई बुक चाहिए, 12 ई बुक मिलती है पूरे साल की,
जिसमें 150 प्लस MCQ होते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सब करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। आप वो perchumclasses.in से ले सकते हो, ठीक है। और मंथली सवाल हर 10th तक, मतलब 10 तारीख तक हर स्टूडेंट को मिल जाती है। और जो PDFs होती हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम लोग आपको दे रहे हैं। फिर ये करंट अफेयर रफ्तार है। अगर रफ्तार से आपको तैयारी करनी है, क्विक तैयारी करनी है, मान लीजिए सब कुछ हो गया, हेडलाइन आपको पढ़ना है, तो ये 3-3 महीने के अंतराल पे 3-3 महीने के करंट अफेयर के लिए हेडलाइंस जो है करंट अफेयर रफ्तार की आती है, आप लोग इनको एनरोल कर सकते हो। ये भी आपको हमारी perchumclasses.in पे मिल जाएगी, जिसके अंदर सारी तरीके की न्यूज़ की हेडलाइंस जो है वो कवर की जाती है, ठीक है। इसके बाद कोई भी डाउट अगर आपको आता है क्या है अब रफ्तार में, कैसे PDFs मिलेंगी, तो मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप इन गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ये मेल आईडी आपको दी हुई है, ठीक है, मेल आईडी दी हुई है। अब अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, कहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट होता है। सबसे पहले देखो, सच्चिदानंद मोहंती को UGC का सदस्य नियुक्त किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सच्चिदानंद मोहंती को एक मेंबर की तरह वहां पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। छोटी सी न्यूज थी। इसके बाद सीनियर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI की तरह, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जॉइंट डायरेक्टर की तरह IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को अपॉइंट किया है, ठीक है। डायरेक्टर कौन है CBI के? प्रवीण सूद है। और जॉइंट डायरेक्टर कौन है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम है उनका? अनुराग कुमार। इसके बाद US इंडिया टैक्स फोरम, जो हमारे फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी थे जिनका नाम था तरुण बजाज, उनको चीफ बना दिया है US इंडिया टैक्स फोरम का, ठीक है। और ही इज अपॉइंटेड बाय, ये जो तरुण बजाज जी हैं, इनको अपॉइंट किसने किया है? US इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने, ठीक है। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने इनको अपॉइंट किया है। जो ये टैक्स फोरम है, इसको 2020 में ही लॉन्च किया है, 25 फरवरी 2020 में। ये क्या करता है? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, रेलिवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, टैक्स इश्यूज पे कैसे US और इंडिया के कॉरिडोर में काम चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे टैक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा इंडिया और USA में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का क्या किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है US इंडिया टैक्स फोरम में, ताकि बिजनेस तरीके से चल सके। अब कौन है ये महिला? ये ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनका नाम है संजना सांघी, एक एक्ट्रेस है, ठीक है, संजना सांघी। स्पेस इंडिया ने इनको एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह अपॉइंट कर दिया है। स्पेस, उस अंतरिक्ष में मत जाइए आप। स्पेस का मतलब क्या है? ये जो स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका फाउंडेशन 2001 में हुआ था। और स्पेस क्या करता है? एस्ट्रोनॉमी, मैथ, साइंस, ठीक है, यानी स्टेम एजुकेशन, स्पेस साइंस, इनको इन फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अलग अलग स्कूल्स के साथ इनका कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। इट इज रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसरो के साथ भी रजिस्टर्ड है, और इसकी अब ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी बना दी है। इसके बाद IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD, सेकेंड टर्म के लिए, यानी फर्दर 5 years के लिए जो MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनको फिर से अपॉइंट कर दिया है। पहले भी यही MD थी IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब फिर से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ही अगले 5 साल के लिए फिर से इनको नियुक्त कर दिया है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 से इनका न्यू टर्म स्टार्ट हो जाएगा। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। IMF एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है UN की, जो अपने मेंबर नेशंस को, जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो मेंबर नेशन को मदद करता है, ठीक है। मेंबर नेशन को मदद करता है जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। तो ये IMF की MD है, ठीक है। IMF जो है एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर US की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। जुलाई 1944 में इसको बनाया है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। जब से IMF बना है, भारत इसका सदस्य है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी को नेक्स्ट इंडियन नेवी चीफ बना दिया है। पहले भी सुर्खियों में थे, बनाएंगे, तो अब इनको दिनेश त्रिपाठी जी को नेवी चीफ बना दिया है, ठीक है। और जो करंट चीफ है वो है R हरि कुमार। अप्रैल 30 को इनका टर्म खत्म होके, और जो दिनेश त्रिपाठी जी हैं उनका टर्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अवार्ड्स की कैटेगरी में चलते हैं। अवार्ड्स में क्या है? नेवी चीफ एडमायरर R हरि कुमार प्रेजेंट्री गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स। जो R हरि कुमार अभी हमने देखा नेवी चीफ, अभी उन्हें जो है गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश सर्विसेज अवार्ड्स जो हैं वो प्रदान किए हैं। नौसेना प्रमुख एडमायरल R हरि ने वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। किसको किए हैं? ये नेवल स्टाफ के चीफ हैं, ठीक है। और नेवल प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इन्होंने INS हंसा गोवा के अंदर 14 अप्रैल 2024 को
एक सेरेमनी रखी जहां पे ये अवार्ड्स, बहादुरी के अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, नौसेना मेडल्स दिए गए हैं कमांडर मनीष सिंह कार्की को, कमांडर कौस्तभ बनर्जी को, लेफ्टिनेंट कमांडर पनीर सेल्वम विष्णु प्रसन्ना को, लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर को। इनको जो है ऐसे 35 लोग हैं जिनको ये गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं इन्होंने दिए हैं चीफ एडमायरल ने। ठीक है, और जो सीएनएस की ट्रॉफी है बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए 2023 में जिसने सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली काम किया है वो नेवल डॉकयार्ड मुंबई को और आईएनएस वलसूरा को मिला है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई को और आईएनएस वलसूरा को मिला है। ठीक है, कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल जो है वो फ्लाइट सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए सीएनएस को ही मिला है। ठीक है, लेफ्टिनेंट वीके जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल जो है वो रिसर्च की दुनिया के अंदर मिला है। तो ये अवार्ड्स बांटे गए जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट न्यूज क्या है, डॉक्टर गगनदीप कांग, इन्होंने जॉन डर्क्स गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो है वो अचीव किया है। इसके अंदर क्या है आप देखेंगे। देखो, जो इंडिया की डॉक्टर गगनदीप कैंग है जो डायरेक्टर है ग्लोबल हेल्थ एट द बिल एंड मेलिंदा फॉरेस्ट गेट फाउंडेशन के अंदर 2024 में इनको ये अवार्ड मिला है। जॉन डर्क कैनेडा गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड इनको मिला है। अचीवमेंट्स इन्होंने ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की दुनिया में प्राप्त की है। रिसर्च की दुनिया में, ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की दुनिया में अचीव किया है इन्होंने बहुत सब कुछ। ठीक है, काफ़ी ख्याति इनको प्राप्त हुई है तो इनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का पूरे भारत में और साउथ एशिया के अंदर जो है अवार्ड मिला है। पूरे भारत और साउथ एशिया के अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड लेता है। 2024 में किसने ये अवार्ड दिया है, स्काई ट्रैक्स ने ये अवार्ड दिया है। किसने, स्काई ट्रैक्स ने अवार्ड दिया है। ये एयरपोर्ट कहाँ, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, स्काई ट्रैक्स ने अवार्ड दिया है। जो ये अनाउंसमेंट हुआ था ये अवार्ड का, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक एक्सपो हुआ था 2024 में ही उनका वहां पे अनाउंस किया गया था। इसके बाद बिग बी टू बी ऑनर्ड यानी अमिताभ बच्चन को ऑनर किया गया है, पुरस्कार मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है लता मंगेशकर जी के पिताजी की नाम पे रखा गया है। देखो, प्रीवियस रेसिपिएंट इसके कौन कौन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में इनको ये मिला। पॉपुलर सिंगर आशा भोसले जी 2023 में इनको अवार्ड मिला। दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था लता मंगेशकर की याद में 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, ये एक प्रतिष्ठान की तरह इस्टेब्लिश हुआ था 2022 फरवरी 6 को लता मंगेशकर जी की याद में, और इसको हर साल 24 अप्रैल को दिया जाता है। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली ऑन 24 ऑफ अप्रैल। लता मंगेशकर के फादर थिएटर म्यूजिक वेटरन दीनानाथ मंगेशकर की याद में ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। 2015 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अभी बाबा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी इनको 2015 में मिल चुका है। लता मंगेशकर जी की बात करते हैं। जन्म हुआ 28 ऑफ सितंबर 1929 को। क्लासिकल सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवांती इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। 1974 में वो इंडिया की पहली परफॉर्मर बनी जिसने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर परफॉर्म किया था 1974 में, बहुत कम उम्र के अंदर ही। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी लता मंगेशकर को 1989 में मिल चुका है। 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने इनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से 2007 में नवाजा था। लता मंगेशकर जो है सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आर्टिस्ट बनी है। गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इनका नाम है, 1974 में रिकॉर्ड बना चुकी हैं। ठीक है, और इनको ऑनर्ड विद द डॉटर ऑफ द नेशन, इनको राष्ट्र की बेटी, डॉटर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। 90th बर्थडे पे इनको डॉटर ऑफ द नेशन का खिताब मिला था। अभी कुछ सैड डिमाइस की तरफ चलते हैं, ऑबिटरीज की तरफ चलते हैं। कर्नाटिक म्यूजिशियन यानी कि साउथ इंडिया का जो म्यूजिक होता है, उनके एक म्यूजिशियन जिनका नाम है केजी जायन, उनका देहांत हो गया है। ठीक है, 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। केरला संगीता अकेडमी ने इनको ये अवार्ड दिया था 2019 में। मलयालम फिल्म एक्टर मनोज के जायन के ये पिताजी हैं और इनका अब देहांत हो गया है। इसके बाद इंग्लैंड के स्पिन लेजेंड डेरेक अंडरवुड पास्ड एट द एज ऑफ 78। इंग्लैंड के जो दिग्गज डेरेक हैं, 78 की उम्र में इनका देहांत हो गया है। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, तो इनका भी 78 की उम्र में देहांत हो गया है। अभी बुक्स की बात करते हैं।
सलमान रुश्दी ने बुक लिखी है नाइफ। ठीक है, बुक का नाम क्या है? नाइफ, चाकू। तो काफी तेज तर्रार किताबें ये लिखते हैं। ठीक है, द हैरोइंग एक्सपीरियंस, मतलब पब्लिक इवेंट हुआ था 2022 में। ही ओवरकेम द नियर फैटल ऑर्डिल। इनकी पॉपुलर नॉवेल्स कौन कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन, बुकर प्राइज विनिंग बुक रही है, 1988 में बुकर अवार्ड मिला। द स्टैनिक वर्सेस एंड द शेम 1983 में लिखी है इन्होंने। ठीक है, तो सलमान रुश्दी ने अपना नाइफ संस्मरण जो है वो जारी किया है। अब इसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है ए बुक इंडिया द रोड टू रिनेसा, अ विजन एंड एन एजेंडा। हैदराबाद में इसको लॉन्च किया है। इसको जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर यूएन ऑफिशियल है जिनका नाम है भीमेश्वर चल्ला जी, इन्होंने इस बुक को अनवील किया है। बुक का नाम क्या है? इंडिया द रोड टू रेनेसा एंड द विजन एंड एन एजेंडा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखो, ये बुक है दुवरी सुब्बाराव की, यानी कि डी सुब्बाराव, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। जस्ट अ मर्सिनरी। ठीक है, बुक का नाम क्या है? जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। तो ये सुब्बाराव जी की बुक है, जस्ट अ मर्सिनरी, धुवरी सुब्बाराव जी की, उनकी लाइफ, उनकी करियर, उनकी सारी बातों के बारे में ये बुक है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं 2007-8 में। ठीक है, फिर 5 साल के लिए ये गवर्नर बने आरबीआई में 2008 से, और लहमान बदर क्राइसिस के समय भी यही आरबीआई गवर्नर थे। तो ये जो है इन्होंने ये किताब लिखी है, इसका याद रखेंगे। अभी नेशनल न्यूज़ पे चलते हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ, उसको फिर से याद किया गया क्योंकि 40 साल इसके पूरे हो रहे हैं। 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्म फोर्सेज ने ऑपरेशन मेघदूत किया था। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? जो पाकिस्तानी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर्स के ऊपर अपना कब्जा करने वाली थी, उसको कब्जे से हमने छुटाया था। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको बचाया था, प्रिवेंट किया था, ताकि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। ये जो पूरी प्रोसेस चली थी, और उसी समय हमने 3 पासेस को भी अपने कंट्रोल में लिया था, सियाला, बिलाफोनला और योंगला। इन 3 पासेस को भी भारत आर्मी ने अपने कंट्रोल में लिया था, और इधर पाकिस्तान की आर्मी से इन चीज़ों को बचाया था। उस समय कैप्टन थे संजय कुलकर्णी। ये जो पूरा ऑपरेशन लीड किया वो संजय कुलकर्णी जी ने किया, और इसको नाम दिया है ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, तो ये वो प्लेस बताई हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये वो सियाचिन ग्लेशियर है जिसके ऊपर हमने अपना कब्जा छुटवाया था। जो पॉइंट था NJ9842, ठीक है, ये पॉइंट है। इसके बाद वाला एरिया जो है उसके ऊपर, मतलब शिमला एग्रीमेंट हो चुका था, एरिया पहले ही बाइफर्केटेड हो चुका था, कितना इंडिया का, कितना भारत, कितना पाकिस्तान का, पर वो हमारी वाली बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, इसलिए ये पूरा मुद्दा हुआ था, और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? सेंटर अनवील्स 50 ग्राम कलर्ड सिल्वर कॉइन ऑफ रामलला प्राण प्रतिष्ठा फॉर पब्लिक परचेज। देखो, अब 50 ग्राम का सिक्का, चांदी का सिक्का अनवील कर दिया है, जिसपे फोटो होगी रामलला की। ठीक है, राम जन्मभूमि मंदिर की, आप यहाँ देख रहे हो। ये शुद्ध चांदी का सिक्का जो है वो लॉन्च कर दिया है, पब्लिक जो है इसको परचेज कर सकती है। ठीक है, और इसको किसने, ये जो पूरा काम हुआ है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस ड्यूरिंग द 19th फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट ओन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SPMCIL का जो 19th फाउंडेशन डे आया, उस दिन इसको 50 ग्राम के चांदी के सिक्के को अनवील किया है। इसके बाद गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश कॉटन टेस्ट लैब्स इन 6 स्टेट्स फॉर कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन के लिए भारत सरकार 6 स्थान पर लैब जो है, टेस्टिंग लैब जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। ये 6 स्थान कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटका, ताकि कस्तूरी कॉटन को भी ग्लोबल ब्रांड की तरह जाना जा सके। और ये जो लैब्स हैं ये किसके साथ कन्वर्ज होकर काम करेगी? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, जो पूरी टेस्टिंग फैसिलिटी देंगे, पूरी इसकी क्वालिटी को, इसकी ब्रांड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और अभी जो है सुपीमा और गीजा ग्लोबल ब्रांड है कॉटन के, साथ में अब कस्तूरी कॉटन भी इसके साथ ब्रांडेड बन जाए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो ये कोशिश है जिसके चलते ये 6 लैब्स जो है 6 स्थान पे लगाई जा रही हैं। इसके बाद है DD न्यूज ने लोगो बदल दिया है। पहले ये आपको पता था, ये था, अभी सैफरन कलर दे दिया है DD न्यूज के लोगो को। तो ये एक न्यूज है छोटी सी जो आपको याद रखनी है। अभी स्टेट न्यूज पे चलते हैं। देखो, निशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की है, इन्होंने लॉन्गटे फेस्टिवल जो है वो मनाया। ये भी एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिहाज से एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है लॉन्गटे फेस्टिवल। निशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की जो है उसने ये सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इट इज़ अ हार्बिंजर ऑफ न्यू सीजन, मतलब कि नया सीजन जो आया है, नए बीज जो हैं वो अब मतलब पुरानी फसलें काट के नए बीज बोए जाएंगे। ये एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है
अरुणाचल प्रदेश का निशी कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है। और कौन कौन से पॉपुलर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के उसको देखना, सियांग रिवर फेस्टिवल, पांगसौ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, न्योकुम, लोसार फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, भूरी बूट, लोकू और सांकेन। ये फेस्टिवल ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में है और लांगेट भी जो है वो हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं। ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। आपको पता है ईरान इजराइल की जो लड़ाइयां हैं ना, ये मिडिल ईस्ट के नेशन बहुत ज्यादा पुराने समय से अलग अलग तरीके के विवादों में ये एरिया फंसा रहता है। अब 300 ड्रोन ईरान ने इजराइल के ऊपर डाल दिए हैं, दाग दिए हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन रिचा मैम ने आपको करवाया था, तो आप 15 अप्रैल की न्यूज़ को सुन सकते हैं अगर आपको उसका पूरा डिटेल जानना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करवाने के लिए हूँ, तो मुझे आपको क्रक्स बताना है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 ड्रोन्स जो हैं वो दाग दिए हैं। ठीक है, मिसाइल्स भी जो है वो इजराइल के अंदर दागी गई है। अब देखते हैं बीच में कौन आता है। यूएस वॉर्न कर रहा है बार बार ईरान को, बिकॉज ईरान और यूएस के रिलेशन कभी से अच्छे नहीं रहे हैं न्यूक्लियर चीज़ों को लेके। सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। तो ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है उसने MSC एरीज को भी सीज कर लिया है। ठीक है, MSC एरीज को भी सीज कर लिया है। और ये पूरी न्यूज़ थी ईरान और इजराइल के बीच में जो काफ़ी सारी टेंशन्स चल रही है। इसके बाद कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, इनको नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत अपॉइंट कर दिया है। कुवैत सिटी कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी क्या है कुवैती दिनार। ठीक है, तो ये नए प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, याद रखेंगे। इसके बाद इंडिया और मॉरिशस ने टैक्स ट्रीटी को अमेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और मॉरिशस ने जो DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट जो हैं वो इंक्लूड किया जा रहा है ताकि टैक्स ट्रीटी और ज़्यादा बेहतरीन बन सके। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में या इंडिया सिंगापुर के किन्हीं भी दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो दोनों देशों के अंदर टैक्स देने से कोई भी व्यापारी बचेगा, नहीं तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कम हो जाएगा। दो जगह टैक्स कौन देगा? तो दो देश आपस में सहमति कर लेते हैं कि इस टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, या इस टैक्स को आप लेंगे या हम लेंगे, जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं, कि डबल टैक्स को अवॉइड करना है। तो ये भारत और मॉरिशस ने 2017 से ही साइन किया हुआ था। अब उसके अंदर कुछ हम अमेंडमेंट्स करेंगे। ठीक है, क्या अमेंडमेंट्स आएंगी फिर से इसको न्यूज़ में लाया जाएगा। करेंसी क्या है मॉरिशस की? मॉरिशस रूपी, कैपिटल है पोर्ट लुइस, प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। तो ये मॉरिशस की आपको लोकेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर। तो ये पूरी न्यूज़ थी मॉरिशस को लेके। अभी स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे चलते हैं। स्पोर्ट्स की कैटेगरी क्या कहती है? जो नोवैक है, ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री बना दी देखो भाई जल्दी से। देखो, जो नोवैक जोकोविच हैं, इन्होंने जो है फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी ये बन गए हैं। ठीक है, बार बार न्यूज़ में रहते ही हैं। आपको पता है जोकोविच काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं। ATP रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 की ATP रैंकिंग में आ गए हैं। पहले रोजर फेडरर जो है उनका नाम था, अब उनको सरपास करके जोकोविच का जो है नाम यहाँ पे आ गया है। टॉप रैंक मेल प्लेयर जो हैं ये हो गए हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, मणिपुर में पंथाई चानू ने इतिहास रचा। क्या रचा? ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलने वाली ये पहली महिला बनी है। मणिपुर, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट से महिला जज बन रही हैं, ज्यूरी बन रही हैं। अब फिर देखो मणिपुर की पंथोई चानू जी, ये भारत की ओनली ऑस्ट्रेलिया लीग में खेलने वाली पहली इंडियन जो है वो बन रही हैं। ये इनको जो पोजीशन मिली है मेट्रो यूनाइटेड WFC साउथ ऑस्ट्रेलियन विमेंस नेशनल प्रीमियर लीग के अंदर इनको जगह मिल गई है। वहां पे खेलने वाली पहली भारतीय ये बन गई है। उसके बाद अर्जुन काधे और जीवन नेदुनचेझियान ने मैक्सिको में ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ATP आपको पता है ना, जिसके अंदर आपके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बन गया है T20 में 500 सिक्सेस मारने का, 500 छक्के मारने का। ठीक है, क्रिस गेल का था 1056 सिक्स इन्होंने मारे हैं। कियरॉन पोलार्ड 860 शॉट्स इन्होंने खेले। एड्री रसल 678, कॉलिन मुनरो 540 और रोहित शर्मा 506 जो हैं वो इन्होंने मारे हैं। ठीक है, T20 मैच के अंदर। तो इनका एक नया अवार्ड बन गया है, नया रिकॉर्ड बन गया है। इंडिया और मुंबई इंडियंस ने, इंडिया
मुंबई इंडियंस के अंदर आपको पता है इनकी टीम खेलती है, रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस टीम से हैं और ये पहले इंडियन बन गए हैं 500 सिक्सेस T20 क्रिकेट के अंदर लगाने वाले, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ आईपीएल के, अभी जो रिसेंट आईपीएल चल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जब ये खेल रहे थे तब ये रिकॉर्ड इनका बना है। लगभग 502 छक्के इन्होंने मार दिए, यानी 500 प्लस। अब ये बाकी 4 में शामिल हो चुके हैं, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे अब ये आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन T20, लगातार 6 छक्के युवराज सिंह मार चुके, किरोन पोलार्ड और दीपेंद्र एरी, ठीक है। अभी देखो नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 6 छक्के 1 ओवर में, यानी हर बॉल पे 6, 36 रन 1 ओवर के अंदर, मतलब गजब। पहले युवराज सिंह थे, फिर किरोन पोलार्ड थे वेस्ट इंडियन, अब जो है कमरान खान बॉलिंग कर रहे थे, उनके ओवर में नेपाल के मैच में कतर के अगेंस्ट जब खेल रहे थे तो इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया, 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं, ठीक है। तो अब इसकी बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, धर्मशाला ने इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच जो है वो HPCA स्टेडियम में बना दिया है। इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच जो है वो धर्मशाला में बना दिया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, स्टेडियम का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA के अंदर ये हाइब्रिड पिच जो है वो बनाई गई है। नीदरलैंड बेस्ड SIS ग्रास जो है वो पूरी कंपनी है जो इस SIS पिच ग्रुप ऑफ कंपनी जो है जो पूरी इस पिच को बनाने में काम कर रही है। काफ़ी हाई परफॉर्मिंग पिच ये होने वाली है। इसके बाद देखो जो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद जो है सनराइजर हैदराबाद, उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था आईपीएल में इन्होंने 277 रन बनाए, अब इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 287 रन बना दिए हैं, ठीक है, 20 ओवर में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB के खिलाफ जो है अब इन्होंने फिर से सनराइजर हैदराबाद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 277 रनों का। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 314 रन पहले बन चुके हैं। नेपाल अगेंस्ट मंगोलिया जब खेल रहे थे एशियन गेम्स के अंदर T20 में 314 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। सेकेंड नंबर पे ये 287 वाले सनराइजर हैदराबाद वाले हैं, ठीक है। और ट्रेविस हेड जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद में 4th फास्टेस्ट IPL सेंचुरी बनाने वाले हैं। 39 बॉल में सेंचुरी बनाई है, 4थे नंबर पे सबसे तेजी से बनाने वाले। सबसे पहले क्रिस गेल हैं, 30 बॉल पे बनाई है। यूसुफ पठान 37 बॉल पे बनाई है। डेविड मिलर 38 बॉल्स पे। ट्रेविस हेड 39 बॉल पे और एडम गिलक्रिस्ट 42 बॉल्स पे सेंचुरी बनाने वाले हैं। फास्टेस्ट 100 IPL में क्रिस गेल ने बनाया है 30 बॉल पे 2013 में, जो रॉयल चैलेंजर के अंदर हैं अभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पैट क्यूमिंस यानी वाइजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे नैट साइवर ब्रंट आपको नाम दिख रहा है। ये न्यूज़ क्या है, इसके अंदर इनको अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। मतलब ये जो हैं ये अपने अपने गेम्स के अंदर विनर हुए हैं, वो मैन की कैटेगरी में और ये फीमेल की कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया क्लिंचेस 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड। 2024 में मैथ्स का ओलंपियाड हुआ और 13th ओलंपियाड था ये 2024 में, जिसमें इंडिया को 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे? जॉर्जिया के अंदर तस्कालतुबो के अंदर हमको ये अवार्ड जो है वो मिले हैं। मैथ्स का ओलंपियाड रहा है। सिल्वर मेडल किसको मिला है? गुंजन अग्रवाल को, जो गुड़गांव से हैं जो। उसके बाद संजना फिलो चाको, ये तिरुवनंतपुरम की हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है लैरिसा को, जो हिसार की हैं, और पुणे साई पाटिल को। इन दोनों को ब्रॉन्ज मिला है, उन दोनों को सिल्वर मिला है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया। साइंस एंड टेक की दुनिया में चलते हैं। देखो, बेंगलुरु बेस्ड IIA ने सूर्य तिलक किया अयोध्या में रामलला का। रामनवमी पे सूर्याभिषेक किया गया रामलला का, तो उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा सेटिंग करी, बहुत ज़्यादा ऐसे पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरा किया गया लेंस का, मिरर्स का, और फिर जो सूर्य की किरणें हैं वो रामलला के ललाट पे आ सकी हैं। आप देख पा रहे हो, आपने मूवी उसमें टीवी में भी देखा होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये पूरा क्रूशियल रोल निभाया है। अयोध्या के अंदर रामलला के सूर्य तिलक करने का ये पूरा रोल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने निभाया है। दिन में दोपहर 12 बजे रामनवमी को चैत्र मंथ के अंदर ऐसा उनके ललाट पे सूर्य दिखा, ठीक है।
जिसके अंदर बहुत सारे लेंस और मिरर का, 4 लेंस और 4 मिरर का यूज किया गया। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से रामनवमी की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हर साल लूनार कैलेंडर के हिसाब से ये जो तिलक है वो ऑटोमेटिक रामलला के तिलक पे, माथे पे दिखेगा। ठीक है, जो एंगल चेंज करने हो, क्योंकि क्या होता है 19 ईयर्स के बाद फिर से वो चीजें रिपीट होती है, फिर एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, साइंटिस्ट अपने हिसाब से उसको रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर और क्या है देखते हैं। ये मैंने आपको बताया 2 लेंस और 4 मिरर का यूज किया गया। लेंस 1 यहाँ यूज किया, फिर मिरर 2, लेंस 2, इस तरीके से करते करते उनके माथे पे ये सूर्य का तिलक जो है वो किया गया है। ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या है, IISc साइंटिस्ट डेवलप सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। अब देखो, पानी के को अशुद्ध होने से बचाने के लिए, पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए माइक्रोप्लास्टिक को पानी से रिमूव करना है। तो एक हाइड्रोजेल बनाई है साइंटिस्ट ने, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने एक हाइड्रोजेल बनाई है ताकि पानी से माइक्रोप्लास्टिक को, जो छोटा छोटा प्लास्टिक होता है, उसको रिमूव किया जा सके। ये एक तरीके के ग्लू की तरह काम करेगा, जिससे सारे के सारे प्लास्टिक जो हैं वो इससे चिपक जाएंगे और आसानी से पानी से माइक्रोप्लास्टिक अलग हो जाएगा, मतलब एड्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे। इस तरीके से प्लास्टिक सारा अलग हो जाएगा, जो छोटे छोटे कण प्लास्टिक के होते हैं और पानी को जो प्रदूषित कर रहे हैं। 5 mm से कम साइज इनका होता है और जो आप आसानी से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये हाइड्रोजेल बनाया है जिससे सारे चिपक के बाहर निकल आएंगे। इसरो प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान 4। अब देखो, चंद्रयान 4 की तैयारी हो चुकी है, फिर से मून पे जाना है 2040 में। आप कहोगे अभी तो गए थे, लेकिन अब की बार क्या किया जा रहा है, 2040 में जाएंगे मून पे और फिर वहां से कुछ मतलब कुछ मटेरियल लेके आएंगे और वापस धरती पे पहुंचेंगे। अब की बार ये मिशन है। तो चंद्रयान 4 की तैयारी इसरो ने कर दी है, जिसके चीफ एस सोमनाथ हैं। ठीक है, ये पूरा काम जो है प्रोग्रेस में चल रहा है। फर्स्ट स्टेप लिया जा चुका है इसका, ताकि जो सैंपल्स हम कलेक्ट करें वो बैक टू अर्थ हम लोग लेके आ सकें। तो ये चंद्रयान 4 जो है 2040 तक पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिर यूरोपा क्लिपर, ठीक है, ये ओशियन वर्ल्ड्स के अंदर कुछ काम करेंगे। यूरोपा आपको पता है जुपिटर का एक मून है। नासा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। अब देखो, नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट क्लिपर नाम का भेजा है एक्सप्लोर करने के लिए। क्या, जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है वहां ऑक्सीजन है। ठीक है, अक्टूबर के अंदर इसको लॉन्च किया स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट की मदद से, और इसको भेजा जाएगा जुपिटर के मून यूरोपा के लिए, जो क्या करेगा, उसके चारों तरफ घूमेगा और देखेगा वहां पे जिंदगी के कितने चांसेस हैं। जुपिटर के 95 मून्स हैं, सैटर्न के मैक्सिमम 146 मून्स हैं। ठीक है, 95 में से जो आप देख रहे हो, जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून है। फर्स्ट मून जो है बियॉन्ड अर्थ, गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा, ये आप देख रहे हो काफी बड़े हैं। 4th लार्जेस्ट मून्स के अंदर इनका नाम आता है। सबसे बड़ा मून कौन सा है जुपिटर का, गैनीमेड। ठीक है, और लार्जेस्ट मून है ये सोलर सिस्टम का। यूरोपा जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है और अर्थ के मून के साइज में 90% इसका साइज है, और थिन एटमॉस्फेयर वहां पे देखा जा रहा है, पर प्राइमरीली ऑक्सीजन है वहां पे, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है इसीलिए, और आइसी क्रिस्टल की भी उम्मीद है, इसीलिए कह रहे हैं शायद जिंदगी हो। पानी भी है, बर्फ भी है, तो कहा जा रहा है शायद जिंदगी वहां पे हो। जैपनीज एस्ट्रोनॉट टू बी फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन मून। अब क्या किया जा रहा है, देखो, एक तरफ नासा के चीफ हैं, एक तरफ जापान की स्पेस एजेंसी है। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है कि आप जब अपना मिशन लेके जाएंगे हमारी मदद से, हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन हमारे 2 एस्ट्रोनॉट आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जापान और नासा और जापान एडवांस स्पेस कॉपरेशन हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया है लूनार रोवर का। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नॉन अमेरिकन जो है वो मून पे लैंड करेगा। 2 जापानीज एस्ट्रोनॉट जो है नासा के आर्टेमिस मिशन के साथ जो है ऊपर जाएंगे। तो ये पूरा एग्रीमेंट जो है दोनों के बीच में हुआ है। 1969 और 1972 में यूएस अपोलो प्रोग्राम हुआ था, जहां 12 अमेरिकन जो है वो मून पे वॉक करते हैं, चलते हैं। अब जो है नॉन अमेरिकन पहला जो आर्टेमिस 3 मिशन है 2026 में प्लान किया गया है। ठीक है, चाइना भी कोशिश कर रहा है 2030 तक इंसान को चांद तक पहुंचाने का। भारत भी कोशिश कर रहा है। जापान जो है 5वीं कंट्री बन जाएगी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने में मून पे। तो ये पूरी न्यूज़ थी। तो 2 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जापान के, वो अमेरिका के साथ वहाँ पे जाएंगे, नासा की एजेंसी के साथ। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है।
उसके बाद नाइजीरिया जो है वो पहली कंट्री बन गई है मेनिंजाइटिस वैक्सीन को बनाने में। मेनिंजाइटिस क्या होता है आपको पता, अपने ब्रेन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं और 3 लेयर मिलके मेनिंजाइटिस बनाती है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। कोई सर्वाइकल ऑपरेशन वगैरह हुआ है या कोई इंजरी अगर ब्रेन के अंदर हुई है, तब यहाँ पे इन्फेक्शन, मतलब कुछ हमारा जो CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो लीकेज होने के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ देखी जाती है, जिससे मेनिंजाइटिस हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है। बहुत खतरनाक सी बीमारी हो जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए नाइजीरिया पहला देश बन गया है जो इस तरीके की वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। वैक्सीन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, वो अभी देखते हैं। मैन 5CV वैक्सीन, नाम क्या है, मैन 5CV वैक्सीन। मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट इस वैक्सीन को बनाने वाला नाइजीरिया है, जहां पे बहुत सारी मृत्यु जो है, बहुत सारी डेथ जो है देखी जाती है। लगभग 50% राइज पिछले कुछ सालों में देखी गई है मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन की वहां पे। तो इसलिए नाइजीरिया पहला देश बन गया है इस तरीके की वैक्सीन बनाने में। 2030 तक मेनिंजाइटिस को एलिमिनेट करना है जड़ से, ये इनका मकसद है। मेनिंजाइटिस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। बैक्टीरियल, फंगी या वायरस इन्फेक्शन हो जाता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में जो एरिया होता है वहां पे, ठीक है। और ये ट्रांसमिट भी हो जाता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, रेस्पिरेटरी और थ्रोट सिक्रेशन से ये ट्रांसमिट भी हो जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब इंडेक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स आपको पता है आज के दिन में हथियारों की लड़ाई कम है और दिमागी लड़ाई ज़्यादा है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो भारत को भी रैंक देता है। पूरी दुनिया में इंडिया साइबर क्राइम में 10th नंबर पे है, मतलब देख लो अपर टॉप 10 में है। तो रफली 100 कंट्री का ये इंडेक्स लिया गया था और भारत 10वें नंबर पे है। अपने यहाँ भी बहुत सारे साइबर थ्रेट हैं और ये जर्नल है PLOS ONE, जहाँ पे ये पूरा सर्वे पब्लिश किया गया है। इंडिया 10th नंबर पे है। देखते हैं ये पहले 9 कौन है, देख पा रहे हो, रशिया, यूक्रेन, चाइना, US, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, इंडिया। ये इंडिया 10वें नंबर पे है। पूरा 20 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोर भी दिए हुए हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा आपको साइबर क्राइम देखने को मिलेगा। तो हम भी पीछे नहीं है, ठीक है। रशिया ने टॉप किया है, यूक्रेन, चाइना, US, नाइजीरिया, रोमानिया, यहाँ पे भी इस तरीके के देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया 7th पोजीशन पे है और इंडिया जो है वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद हुरून का यूनिकॉर्न इंडेक्स आया 2024 का, और यूनिकॉर्न क्रिएशन पेस स्लोज डाउन इन इंडिया। क्या कह रहा है, इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न है, यानी जिनका 10 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की जिनके पास वेल्थ है, उनका नंबर जो है वो कम हुआ है भारत में, उनका नंबर जो है वो कम हुआ है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया है, शंघाई चाइना के अंदर जो बेस्ड है, उन्होंने ये बताया कि $1 बिलियन का जो वैल्यूएशन है, जो कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा कमाती हैं वो यूनिकॉर्न है। जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है वो यूनिकॉर्न है। पर इंडिया में पहले की तुलना में यूनिकॉर्न्स जो है वो कम हुए हैं। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा है, 703 यूनिकॉर्न है। चाइना में 340, इंडिया में ओनली 67 यूनिकॉर्न है। पिछले साल 68 यूनिकॉर्न थे, ठीक है। बायजूस जो है उसको काफ़ी चोट लगी है, बायजूस जो है वो काफ़ी नीचे आया है। और इस समय इंडिया के अंदर स्विगी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडिया के अंदर बेस्ट यूनिकॉर्न के नाम में स्विगी है और ड्रीम 11 है। आप यहाँ देख पा रहे हो, स्विगी और ड्रीम 11 इंडिया में यूनिकॉर्न की कैटेगरी में है। बायजूस जो कभी इमर्ज हुआ था, ये सबसे ज़्यादा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। तो काफ़ी खतरा यहाँ पे है। बेंगलुरु वाज रैंक्ड 7, बेंगलुरु को 7th रैंक मिला है, ठीक है। 32 यूनिकॉर्न बेंगलुरु के अंदर है। मुंबई में 19th है, मुंबई को 19th रैंक मिला है, 14 यूनिकॉर्न वहाँ पे है। न्यूयॉर्क के अंदर 133 यूनिकॉर्न है, बीजिंग में 78 यूनिकॉर्न है, आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर, ठीक। तो कौन कौन सी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं आप यहाँ देख रहे हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्लास्टिक ओवरशूट डे, 5 सितंबर 2024 प्लास्टिक ओवरशूट डे। देखो ये क्या है, प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है ये 5th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जो है हमको मैनेज तो करनी ही करनी है, प्लास्टिक को मैनेज तो करना ही करना है। आप रिसाइकिल कर रहे हो, उससे अच्छा ये है रिसाइकिल तो कर लो पर उसको रिड्यूस भी करो, प्लास्टिक के यूसेज को रिड्यूस करो। नहीं तो आप रिसाइकिल करते करते कितना बचा पाओगे ना, कितना आप एनवायरनमेंट को बचा पाओगे। इसलिए रिड्यूस करना जरूरी है, प्लास्टिक के यूज को ही रिड्यूस करो। इसको कहते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, ठीक है। तो ओवरशूट डे रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, स्विस नॉन प्रॉफिट EA अर्थ एक्शन जो है वो क्या कहता है कि 2024 में 220 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट हुआ है
और नियरली 70 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हम एंड कर सके हैं। देखो कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था और हम केवल 70 मिलियन ही एंड कर सके हैं। प्लास्टिक वेस्ट जो है वो लगभग 2021 से अगर आज तक तुलना करें तो लगभग 7% राइज हुआ है, ज्यादा हुआ है प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, अब जो फोर्थ मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की, जो ओटावा कनाडा के अंदर हुई, उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, जिसके अंदर कुछ बाध्य कर दिया जाएगा देशों को कि आप इतने प्रतिशत ही प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया जो है उन टॉप 12 कंट्री में है जहां पे मिसमैनेजमेंट प्लास्टिक का बहुत होता है। उन 12 कंट्री के अंदर भारत भी है। चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, ये देख पा रहे हो जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक का मिसमैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज क्या है, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है 2023 में 7.22 करोड़ पैसेंजर्स को इन्होंने हैंडल किया है। ये 10th बिजिएस्ट बन गया है। सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो है अटलांटा यूएसए, फिर दुबई का, और इंडिया का 10th न्यू दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। ये आपके लिए न्यूज़ थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, 8 इंडियन ने टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में अपनी जगह बनाई है। इसमें एक आलिया भट्ट दिख रही है, एक आपको साक्षी मलिक दिख रही है, और एक कौन है वो देख लीजिए, देव पटेल है, ओलंपिक गोल्ड विनिंग रेसलर है। ठीक है, आलिया भट्ट एक्ट्रेस है, आपको पता है। टाइम्स की मैगजीन में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। इंडियन डिसेंट के, भारतीय मूल के 5 इंडिविजुअल ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। सीईओ सत्य नडेला, अजय बांगाजी वर्ल्ड बैंक के, येल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रियमवदा नटराजन, अस्मा खान दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंट की, और जिगर शाह, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस डायरेक्टर के जिगर शाह, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये भारत के नहीं है, भारतीय मूल के हैं। तो ये आलिया भट्ट, देव पटेल, साक्षी मलिक, जो साक्षी मलिक हैं ओलंपिक गोल्ड विनिंग रेसलर हैं, आलिया भट्ट आपको पता है, इन्होंने टाइम की मैगजीन में अपनी जगह बना ली है, जो काफी बड़ी बात है। अभी डिफेंस की कैटेगरी में चलते हैं। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, 15 अप्रैल को शुरू हुई है और 28 अप्रैल तक चलेगी। नाम है डस्टलिक। क्या नाम है? डस्टलिक। तो 2024 की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में हुई है, और लास्ट एक्सरसाइज जो हुई थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई थी। अब जो है ये उज्बेकिस्तान में हो रही है 15 से 28 अप्रैल की, दोनों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 65,000 करोड़ की डील की है HAL के साथ कि आप हमको 97 कॉम्बैट एयर मिसाइल्स जो है वो आप दोगे, Mark 1A LCA फाइटर जेट्स आप हमको दोगे। ठीक है, कितनी 65,000 करोड़ की डील जो है वो की है कि 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन्स आप हमको दोगे। ये जो फाइटर प्लेन्स हैं ये एडवांस वर्जन होंगे तेजस एयरक्राफ्ट के। ठीक है, और ये किसको? मिग फ्लीट को रिप्लेस करेंगे। जो अभी फाइटर जेट्स है मिग फ्लीट, उनको रिप्लेस करेंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है 1984 से बनने शुरू हुए हैं भारत के अंदर, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको नाम दिया था तेजस। ठीक है, लाइटेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, टेललेस सुपरसोनिक फाइटर जेट्स होते हैं, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड वेपन है। आप गाइड कर दो बिल्कुल प्रिसाइजली, ये वहीं पे अटैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके वेरिएंट हैं, जैसे तेजस ट्रेनर है, LCA नेवी है, LCA तेजस नेवी MK2 है, और मिग का एक एडवांस वर्जन MK1 का एडवांस वर्जन MK1A भी आ गया है। अब इसके बाद DRDO और इंडियन आर्मी ने MPA TGM वेपन सिस्टम का एक सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया है। ये MPA TGM क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल है, इंसान उसको पोर्टेबल मतलब कि इंसान उसको इधर से उधर लेके जा सकता है। एंटी टैंक है, टैंक को अटैक करेगा। गाइडेड मिसाइल है, आप जैसा ही उसको गाइड कर दोगे वो वहीं पे अटैक करेगा। तो ये टेस्ट किया दोनों ने मिलकर, इंडियन आर्मी और DRDO ने, पोखरन फील्ड रेंजिंग के अंदर। ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जो है वो है, जो अभी हमने वो मैन पोर्टेबल किया, इंडिजिनसली भारत के अंदर ही बना है। स्पेस टेस्टिंग हब जो है DRDO ने इंडियन नेवी के लिए केरला के अंदर इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक है, स्पेस टेस्टिंग हब बाय DRDO ने केरला के अंदर इनॉग्रेशन कर दिया है स्पेस टेस्टिंग हब का। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, पूरा नाम है स्पेस का। अभी एक स्पेस वो पढ़ा, इन स्पेस कुछ और होता है, ये स्पेस कुछ और है। DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत। अंडर वाटर अकाउस्टिक रिसर्च फैसिलिटी अगर करनी है इडुक्की केरला के अंदर, तो उसके लिए ये पूरा हब जो है वो DRDO ने बना के दिया है। ठीक है,
ये टेस्टिंग लैब की तरह काम करेगा, पानी के नीचे सोनार सिस्टम पे काम करेगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पे। स्पेस जो है वो नेवल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर बहुत माइलस्टोन को हासिल कर लेगा और लगभग 100 मीटर की डेप्थ पे सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जो है वो 100 मीटर की डेप्थ पे काम करेंगे और डीआरडीओ ने ये बना के दिया है। इकोनॉमी की न्यूज़ पे चलते हैं। फोन पे ने ई सेवा के साथ पार्टनरशिप की, कहाँ पे? पोखरा। पोखरा क्या था? नेपाल का जो टूरिस्ट, अभी हमने पीछे देखा था, टूरिज्म कैपिटल की तरह पोखरा को अनाउंस किया गया है। तो नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है। हैन क्या है? होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, ठीक है। और नेपाल का जो डिजिटल वॉलेट सर्विस है ई सेवा, उसके साथ यूपीआई ने कोलैबोरेशन कर दिया है कि नेपाल में कोई है तो वो हमारे यहाँ पैसा भेज सकता है और हम हैं तो वहाँ हम पैसा भेज सकते हैं। तो ये यूपीआई के साथ, यूपीआई को बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट किया है। फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल नेपाल के अंदर हो रहा था 11 से 14 अप्रैल के बीच में, उस समय ये पार्टनरशिप अनाउंस की गई है। फोन पे के सीईओ हैं समीर निगम, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में और 2015 में वॉलमार्ट आया है, ठीक है। उसके बाद हमने दिनेश त्रिपाठी जी की न्यूज़ जो है वो देख ली थी। अब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी है उसके हेड बना दिए हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा जी जो हैं वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हेड बना दिए हैं, ठीक है। और ये केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को चैलेंज किया गया था सेम सेक्स मैरिज को लेके, ठीक है। उसको परमिट किया गया था सेम सेक्स मैरिज को और आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग इक्वालिटी देना था इन लोगों को भी, इसलिए ये पूरी कमेटी बनाई थी और जिसके चीफ अब राजीव गाबा जी को बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? लॉरेंस वोंग जो है वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर 15 मई को बन जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये लॉरेंस वोंग हैं जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। और मई 15 को नेक्स्ट लीडर होंगे ये सिंगापुर के, और ली शीन लुंग की जगह पे ये अब आएंगे नए प्राइम मिनिस्टर बन के। इसके बाद जस्टिस अनुरुद्धा बोस जो है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे और नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल के डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किए गए हैं। क्या नाम है? अनिरुद्धा बोस, ठीक है। इसके बाद इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट दलीप सिंह मजीठा, इनका देहांत हो गया है। बहुत हमारे इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे। 27 जुलाई 1920 शिमला में इनका जन्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ये भारत के इंडियन एयरफोर्स को वॉलंटियर की तरह लीड कर रहे थे, ठीक है। बहुत 1942 से 43 जो बर्मा वॉर हुआ वहां पे भी इन्होंने अपना रोल निभाया था। स्काईट्रैक्स ने वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया। दोहा हमाद इज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है दोहा का हमाद एयरपोर्ट, स्काईट्रैक्स ने ये अवार्ड उसको दिया है, ठीक है। इसके बाद जीआई टैग, यूपी में 6 चीज़ों को और जीआई टैग मिल गया है, जिसमें एक है बनारस की तिरंगी बर्फी और 5 और क्या चीज़ें हैं वो देखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट से ही ये तिरंगी बर्फी फेमस है और यूपी में अब इसको जीआई टैग मिल गया है। बनारस की मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खेरी का थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली का केन बैम्बू क्राफ्ट, बरेली का जरदोजी क्राफ्ट और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये सारे जो हैं ये सारे जीआई प्रोडक्ट कहाँ से मिले हैं? यूपी से मिले हैं और साथ में तिरंगा बर्फी को भी यूपी से जीआई टैग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है? मध्य प्रदेश लीड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। एमपी ने सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर COP 28 के अंदर जब जाते हैं, जो दुबई यूएई के अंदर होता है, वहां से एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे और जो भी बेटर परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम दिए जाएंगे, यानी इको फ्रेंडली के हिसाब से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। हाईएस्ट 954 हेक्टेयर ऑफ अप्रूव डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर प्लांटेशन, मतलब जो डिग्रेडेड लैंड थी फॉरेस्ट की उसको फिर से हमें प्लांटेशन करना है इसके अंदर, ताकि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सके। और मध्य प्रदेश जो है वो हाईएस्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, फॉरेस्ट लैंड सबसे ज़्यादा है, फिर तेलंगाना के अंदर, फिर छत्तीसगढ़ के अंदर, फिर गुजरात के अंदर और फिर असम के अंदर। मध्य प्रदेश को याद रखो, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से निकल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को इंडोनेशिया के अंदर जो वायलेंट वोल्केनो आया है जिसका नाम है माउंट रुआंग, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से विस्थापित हुए हैं, विस्फोट हुआ है माउंट रुआंग के अंदर। आपको पता है इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी आते ही रहते हैं। फिर स्टेफानोस
सित्सिपास ने तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर 1000 अवार्ड जीत लिया है। इस बात को याद रखना, वन लाइनर न्यूज की तरह आप याद रखोगे। उसके बाद है आईपीएफ जून को सिंगापुर में एक क्लीन इकोनॉमी स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच का आयोजन करेगा। क्या कहता है ये? द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी आईपीएफ ये स्केड्यूल कर रहा है कि पहला क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम हम 5 और 6 जून को सिंगापुर में ऑर्गेनाइज करें, जिसमें भारत भी साथ में है। 14 पार्टनर होंगे इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलेम, ये आप देख रहे हो। 14 पार्टनर होंगे जिसमें भारत भी एक होगा, ठीक है। और क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का। मतलब हम पूरी दुनिया में 4th नंबर पे हैं जो डिजिटल सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है पहले से 17% इंक्रीज हुआ है। भारत एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है सर्विसेज के अंदर, ठीक है। ये जो ग्रोथ है, हमने जर्मनी और चाइना को भी सरपास कर दिया है। यूएस, यूके और आयरलैंड से पीछे हैं, चौथे नंबर पे हम आ गए हैं। गेमिंग की दुनिया में, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन की, म्यूजिक की, वीडियोस में यहाँ भारत आगे चलता जा रहा है। ये थी न्यूज। अभी हम रिवीजन क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज वेलकम्ड संजना सांघी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? संजना सांघी को किसने? स्पेस इंडिया ने, जो एजुकेशन के फील्ड में जुड़ी हुई है, स्टेम टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देते हैं, तो वहां पे ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हु इज ऑथर ऑफ इंडियाज द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा? ऑथर कौन है? भीमेश्वर चल्ला जी, ठीक है। तो ये ऑथर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है, विच टीम मेड द हाईएस्ट एवर स्कोर इन इंडियन प्रीमियर लीग? इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबाद टीम ने ना, सनराइजर हैदराबाद, कितना 287 अभी स्कोर किया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रॉयल चैलेंजर आरसीबी के साथ खेल रहे थे। उसके बाद जो है, किसको एमडी रीअपॉइंट कर दिया आईएमएफ में? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? मैं आंसर्स रिमूव करना भूल गई आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है आईजीआई, वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन से नंबर पे है? तो 10th नंबर पे है, ये हमने देखा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद, व्हेन विल इंडिया रीच इट्स प्लास्टिक ओवरशूट डे इन 2024? प्लास्टिक ओवरशूट डे पर भारत जो है वो कब पहुंचेगा? 23 अप्रैल को, जब हम अपने प्लास्टिक को कम यूज करके और मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। 23 अप्रैल का दिन होगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज क्लिपर स्पेसक्राफ्ट? जुपिटर के मून पे जाना है ना, जुपिटर मून यूरोपा पे जाना है क्लिपर का यूज करके। कार्नेटिक म्यूजिशियन जो केजी जायन है, जो रिसेंटली पास्ट हुए हैं, उनको क्या ऑनर मिल चुका था? पद्मश्री से उनको नवाजा जा चुका था, ठीक है। उसके बाद, हु रिसेंटली बिकेम द थर्ड बैटर टू हिट 6 सिक्सेस? 6 छक्के जो मारे हैं, ठीक है, एक ही ओवर में, वो कौन है? दीपेंद्र सिंह एरी। पहले 2 थे, अब ये तीसरे नंबर पे बन गए हैं। जो यूएस इंडिया टैक्स फोरम के हेड किसको बनाया है? तरुण बजाज को। किसको? तरुण बजाज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज वेलकम्ड संजना सांघी? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्पेस इंडिया, ठीक। उसके बाद, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स। चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है 703 यूनिकॉर्न के साथ, गलत। यूएस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इंडिया हेल्ड द थर्ड पोजीशन विद 67 यूनिकॉर्न, नहीं, भारत तो जो है वो, इंडिया थर्ड पोजीशन पे 67 यूनिकॉर्न, यस 67 यूनिकॉर्न है और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। लास्ट ईयर 68 यूनिकॉर्न थे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और माई सर्कल 11 मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है, नहीं, स्विगी और ड्रीम 11। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ओनली सी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ मेमोरियल टाइटल नाइफ? नाइफ किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने, ठीक है। उसके बाद, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो जापान के 2 एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? जापान। नेक्स्ट है, विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड विद ई सेवा एंड हैंड पोखरा? किसने एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल यूपीआई के साथ? फोन पे। किसने? फोन पे ने, ठीक है। उसके बाद, जो स्काईट्रेक्स है उसने अभी एयरपोर्ट अवार्ड दिए हैं, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। कहाँ का है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, बेस्ट स्टाफ। विच कंट्री सिक्योर द टॉप पोजीशन इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में यूएस सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ हिटिंग द मोस्ट सिक्सेस।
टॉप 5 में कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूं मैं। क्वेश्चन 5 है, आपको बताना है। यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन और ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ग्लोबल सर्वे पब्लिश जो +1 में हुआ है, इंडिया का रैंकिंग वर्ल्ड वाइड साइबर क्राइम में कितना है, 10th है। कितना है, 10th है, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रोल आउट द न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने बनाई, नाइजीरिया ने बनाई है। उसके बाद हु हैज द लीडर, हु वॉज द लीडर ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, कैप्टन संजय कुलकर्णी, 1984 में ऑपरेशन हुआ। पोइलो बोइसाख कहां पे मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, नाम से ही पता लग रहा है। हु विल बी ऑनर्ड विद द 3rd लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड मिला है, ठीक है, हमने पढ़ा था पूरा। जो नोजोविक हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ा है। डस्ट लीग किसके बीच में हो रही है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, 15 से 28 अप्रैल चलेगी। हु इज सेट टू ऑनर्ड विद 3rd लता, ये अभी हमने देखा, ये शायद पीछे चला गया है। बेस्ट एयरपोर्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज टेकन द लीड इन इंप्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो मध्य प्रदेश को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में लीड मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है, डिग्रेडेड लैंड से फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या आएगा, मध्य प्रदेश में। तो ये रिवीजन थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस थे कुछ जो हम लोगों ने किए साथ में मिलके, ठीक है। अब मिलेंगे अगले हफ्ते दोपहर 12 बजे संडे को क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।